एक तरफ जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं अब तक सुरक्षा एजेंसियों ने 11 जासूसों को शिकंजे में लिया है जो देश की खाकर दुश्मन देश का गाना गा रहे थे। और ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। हमने पहले भी भारत एक्सप्रेस पर आपको बताया था कि अगली कार्रवाई ये बहुत जरूरी कार्रवाई है। देश के भीतर रह रहे देश के दुश्मनों को खोजना है। हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा पर धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर है और उस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का संगीन आरोप लगा है। 17 मई को ज्योति को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो पुलिस की रिमांड में है। ज्योति के मददगार और जासूसी के आरोप में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें जासूसी के संगीन इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तमाम गिरफ्तारियां हरियाणा और पंजाब से हुई हैं। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा से दोस्ती रखने वाली ओडिशा के पुरी की एक यूट्यूबर से भी आईबी ने पूछताछ की है। हम आपको बता दें कि ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी पाकिस्तान यात्रा के 1-2 नहीं बल्कि 7 वीडियो शेयर किए हैं। इन वीडियोस में ज्योति पाकिस्तान के कई इलाकों में घूमती है और वहां शॉपिंग करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि ज्योति ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर तक बताया है। उधर जासूसी का आरोप लगने के बाद मेटा ने ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के साथ जुड़ी थी। इंस्टाग्राम पर ज्योति अपना ग्लैमर दिखाती थी और खूब रील्स बनाती थी। ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ काफी लोकप्रिय था। पुलिस की जांच में पता चला कि उसने 2023 में कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा प्राप्त कर पाकिस्तान की यात्रा की थी। वहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसे हाल ही में भारत से निष्कासित किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी शहजाद को भी गिरफ्त में लिया गया है। एटीएस के मुताबिक शहजाद आईएसआई एजेंट था और काफी समय से देश की खुफिया जानकारी आईएसआई को दे रहा था। वो भारत में मौजूद आईएसआई जासूसों को रुपए भी उपलब्ध करवाता था। शहजाद 2 से 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। फिलहाल आरोपी शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखनऊ जेल भेजा गया है। साफ है कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी का खेल खेलने के लिए हर तरह की साजिशें रचता रहता है और जासूसी कांड के जरिए भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम तक पहुंचाने का ख्वाब देख रहा है। लेकिन जैसे भारतीय सेना ने पाक आतंकियों के घर में घुसकर कब्र खोदी है, वैसा ही हाल उसके जासूसों का भी होने वाला है। एक एक कर एजेंसियां जासूसी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज भारत का सवाल का जो एपिसोड है ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे असेट्स तैयार करवाए जाते हैं, किस तरीके से एक बहुत सोची समझी साजिश होती है और कब आप जासूस बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद जब पता लगता है तब तक आप इतने गहरे इसमें घुस चुके होते हैं कि स्वयं को जासूस स्वीकार कर लेते हैं। इसको समझेंगे और इसमें मेरी मदद करेंगे डॉक्टर निशाकांत ओझा, एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, यशोवर्धन झा आज़ाद साहब जो कि पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं आईबी के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ को, रक्षा मामलों के बड़े शानदार जानकार हैं और कई बार हमारी मदद करते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उनसे काफ़ी बातें हुई हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो असेट्स तैयार किए जा रहे हैं, और ये बात हम पहले भी रखते रहे हैं कि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं
जो आंतरिक राजनीति के नाम पर हो, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर हो, देश को गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ऐसे लोगों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। ये जो कार्रवाई हो रही है स्पेसिफिकली, ये किस तरह से चिन्हित की जा रही है और किन लोगों को माना जाए कि ये जासूस हैं? जी हाँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस और देश के दूसरे जो जासूसी तंत्र हैं जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए, सबको साधुवाद जनाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा एक गिरोह या चेन का पर्दाफाश आस्ते आस्ते हो रहा है। ज्योति मल्होत्रा के साथ अभी जैसे खबरें आ रही हैं, नौमन इलाही है पानीपत से, देवेंद्र सिंह ढिल्लों को पकड़ा गया है कैथल से। तो ऐसा लग रहा है कि आईएसआई ने भारत में एक चेन बनाकर आस्ते आस्ते भारतीय सिटीजन को अपने फांस में ले लिया है। होता यह है कि शुरुआती दौर में उनसे नॉर्मल, जैसे एक देश का व्यक्ति दूसरे देश के व्यक्ति से बात करता है, नॉर्मल सोशल मीडिया में बातचीत करता है, हेलो हाय होती है। और आस्ते आस्ते आईएसआई जो एजेंट हैं वो बहुत शातिर होते हैं। नरम नरम बातें करते करते ही जो उनका इंडिया में टारगेट है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें क्या कमजोरी है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, कोई हो सकता है खालिस्तानी हो, कोई हो सकता है कि धर्म या जाति की वजह से देश से दगा करना चाहता है। सबसे नरम लिंक आईएसआई एजेंट तब ढूंढते हैं जब उनको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शोहरत हासिल करना चाहते हैं। तो उनको थोड़ा इज्जत दे देते हैं, यहाँ एक फंक्शन में बुलाया, वहां एक फंक्शन में बुलाया। तो इससे क्या होता है कि वह व्यक्ति आस्ते आस्ते इनके गिरफ्त में चला जाता है। लेकिन मैं सबको बता दूं, क्योंकि मैं खुद सरकारी डिपार्टमेंट में था, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ था। ये शुरुआती दौर है। इसके दौरान अभी इन सब पर, ये सारे संदिग्ध हैं, इन पर अभी तक चार्जशीट होना बाकी है। और जब चार्जशीट दायर होगी तो फिर जुडिशियल कस्टडी में इनको रखा जाएगा, जज ज्यूरी के सामने हाजिर होंगे, तभी फाइनली इनमें जी, से आपने ये कुछ को बड़ा, सजा देगी। ये आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाए। इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, मैंने जैसे इंट्रोड्यूस कराया, यशोवर्धन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर निशाकांत को भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और क्योंकि यशोवर्धन सर तो खुद आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं, तो वो थोड़ा इस पर प्रकाश डाल पाएंगे। सर, ये बताएं कि अभी जब चिन्हित किया जाता है, घर के भेदियों को चिन्हित किया जाता है, तो हम बहुत सारे लोगों को देख रहे थे जो भारत सरकार के खिलाफ या पाकिस्तान का जो झूठा नैरेटिव या प्रोपेगेंडा है उसको यहाँ पर परोस रहे थे। वो चाहे आंतरिक राजनीति हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो लंबे समय से करते रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध बीजेपी का इस चक्कर में करते रहे हो। अभी कैसे चिन्हित होंगे ये लोग कि ये वो पोटेंशियल असेट हो सकते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के, जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इसके बारे में एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, व्यावसायिक रुख अपनाना चाहिए। अगर कोई खिलाफ बोल रहा है सरकार के, इसका मतलब वो पोटेंशियल होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही अगर राजनीति में है, अगर अपने राजनीति की रोटी सेक रहा है, तो यह भी आवश्यक नहीं कि वो पाकिस्तान का जासूस है। इस में जो काउंटर इंटेलिजेंस की जो कार्रवाई होती है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरह से की जाती है। और इसमें आईबी माहिर होती है। और जितने लोगों को जिसको कहते हैं क्लासिक यूज ऑफ ट्रेड क्राफ्ट, उस तरह से इनको कहते हैं बरगलाया गया है। इनके वीकनेस पकड़ी गई है। इनके इनके जो लूकर पैसे का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी तरह के जितने भी प्रलोभन हैं वो उसमें दिए जाते हैं। और सवाल ये है कि खासकर जहां, अगर आप ज्योति मल्होत्रा के बारे में इंगित कर रहे हैं, तो इन्होंने तो हद ही कर दी कि ये 2 बार गई वहाँ पे, और वहाँ पे मरियम और सारे राजनीतियों से मिली। तो जब आपको ख्याति इस तरह से मिलती है तो आप बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं, और टारगेटिंग के लिए आप बहुत ही आसान हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो पहले से संबल है, जिसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सिक्योर है, वो शायद नहीं झुक सकता। लेकिन लोग जिनको जल्दी फेम मिल जाता है और जल्दी ही इस तरह की, तो वो तत्काल अब एम्बेसी में जाना और ये करना। आज के इस माहौल में जहां पहलगाम की घटना हुई है और अन्य घटनाएं हो रही हैं, और बल्कि इतने सालों से ये स्थिति पाकिस्तान के साथ रही है, मैं पाकिस्तान 7-8 बार गया हूँ,
तो ये जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे नेट में आएंगे। तो अभी जो ये एक्सलेंट ऑपरेशन है, मैं कहूँगा। और एक बात सही है जो उन्होंने हमारे पिछले वक्ता ने कहा कि कोर्ट में यह मामला जाना है, और कोर्ट में इसके बारे में जब हम तफ्तीश पूरी करके सबूत देते हैं तो काफ़ी चीज़ें उसमें हैं। फिजिकल एविडेंस की बात होती है, पेपर्स की बात, फोटोग्राफ्स की बात, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात, विटनेसेस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देनी पड़ती हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी या प्लॉट खुल रहा है, और जितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, इसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो अभी अभी समय है, इसका मतलब ये है क्रॉस एग्जामिनेशन एक का जब होगा, उसके बारे में दूसरे से पूछा जाएगा, तो और भी कई चीज सामने आएंगी। यस। इसलिए मैं ये समझता हूं तब ये पूरा प्लॉट होगा, और जी, उसके बाद फिर ये आपने बड़ी अहम बात कही, क्योंकि अभी तो बहुत सारे खुलासे होने हैं। ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कौन कौन लोग जो, हालांकि बहुत सारे खुलासे हुए हैं, बड़ी तेजी से इन चीज़ों के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर ओझा, हम ये भी देख रहे हैं कि डेलीगेशन भेजा जा रहा है, 33 देशों में भेजा जाएगा। हमने ये भी देखा कि भारत ने किस तरह से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की। ये जो अंदरूनी कार्रवाई चल रही है, इसको अगर एक सीरीज में बांधें कि अलग अलग मोर्चों पर भारत सरकार काम कर रही है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं अंदरूनी घर के भेदियों को ढूंढना, और ये कितना असर डालेगा कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखेंगे तो इसको भी रख पाएं कि कैसे असेट्स तैयार किए जा रहे हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के द्वारा भारत में? देखिए, जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक पहल है। और जो इंडिया का जिस तरह से नेक्सस ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये जो प्रॉक्सी और जिस तरह से स्पाइंग ये ऑलरेडी होती है, ये कोई मतलब इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ न्यू। ये हमेशा से ये प्रॉक्सी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पाइंग जो एस्पेनज होती है, ये एक्टिविटीज़ चलती रहती है। वो एम्बेसी के थ्रू होती है, वो एकेडमिया के थ्रू होती है, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू करी जाती है, वो डेलीगेशंस के थ्रू की जाती है, वो कई फॉर्म में होती है जिस तरीके से किया जाता है। आप जहाँ तक इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये एक हमारा जो ये इस समय टेंशन एक माउंट हो रखा था यहाँ पर, और जी। अभी भी है, उसमें इस चीज़ से ये एक ब्रेकडाउन हुआ। ये एक हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर काम करेगा इंटरनेशनल फोरे पे इसको ले जाना। कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं एम्बेसीज में, एम्बेसीज देखिए, जहाँ तक, क्योंकि प्रीवियस स्पीकर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से थे, तो जहाँ तक एम्बेसीज होती है, एम्बेसीज कई रूप में काम करती है। तो वहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जिस तरह से वो इंडिया में जिस तरह से इस यूट्यूबर को उसने इन्फ्लुएंस किया, और जैसे इन्होंने बताया कि वी शुड बी वेरी कॉशियस कि किस एलाइड कंट्रीज की एम्बेसीज में आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, अब कई जगह पे अगर आप देखते हैं, कई नोटिस में आया, ऐसा भी आया कि इंडियन जिनको इनको एसेट्स बना रहता है, वो इंडियन सॉइल पे ना करके दुबई में कराते हैं, ल्यूर करते हैं वहाँ पर उनको करते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स में चलते हैं। तो अब बाकी तो जैसे एविडेंस कलेक्ट होंगे, उस हिसाब से एक्शंस होंगे इनके खिलाफ। और इंडियन फोरम पे तो डेफिनेटली ये एक हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, जिस तरह से हम उसको पाकिस्तान को नेल डाउन कर सकते हैं कि भाई दैट्स द रीजन, क्योंकि हमने आपके यहाँ जो कमीशन उसको एकदम वी हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन टू द हाई कमीशन एंड वी हैव टोल्ड देम द पर्सनल नॉन ग्रेशिया पे आपको बाहर भेजा जा जी, रहा है। यशवर्धन सर, एक पॉइंट ये ज़रूर उन लोगों को बताएं एड्रेस करते हुए जो अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा नहीं कि सब के सब जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं वो इस जद में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी सतर्कता क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा एक अलग मुद्दा होता है। आप दुश्मन देश के नैरेटिव को किसी भी अंदाज में यहाँ पर रखते हैं, वो देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है, देश के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों को अभी आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह होगी कि इसको बिल्कुल ही व्यावसायिक रूप से देखना चाहिए और किसी के बयान से नहीं जाना चाहिए। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, चाहे कोई भी कैसा बयान दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को आज़ादी भी दी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आज़ादी दी हुई है, लेकिन पकड़ने का तरीका एक 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 बड़ा ही प्रोफेशनल होता है। यहाँ के जो स्लीपर सेल्स हैं वो इसको आवाज़ देते हैं। मान लीजिए अगर कोई कार्रवाई किसी एक एक संगठन के द्वारा किसी को सामने रखकर अगर की जा रही है तो उसको भी हम पकड़ते हैं। तो ये इसमें एक ये अलग बहुत ही टेक्निकल विषय है जिस पे ये करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक लोग जो खिलाफ बोलते हैं वो
ठीक है। मतलब स्वतंत्रता जो है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सतर्कता भी बरतनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि देश की सुरक्षा और आंतरिक राजनीति का कहीं घालमेल ना हो जाए और इस चक्कर में आप कहीं देश की सुरक्षा से समझौता ना कर लें और दुश्मन देश के नैरेटिव को यहाँ ना परोस दें। यशोवर्धन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला और अपनी बात को रखा। भारत का सवाल में आज सवाल सिर्फ कोई एक पाकिस्तानी जासूस की नहीं, बात उस स्लीपर सेल की है, बात उन तमाम लोगों की है जो देश में रहते हुए देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। क्या कुछ लोग अनजाने में भी ये कर रहे हैं? ये भी एक समझने जैसी बात है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ और डॉक्टर निशाकांत ओझा बने हुए हैं। आइए सबसे पहले ग्रुप कैप्टन देवनाथ, जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, मैं चाहूँगा उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। क्या आपको लगता है कि एक तो हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको बड़ा एंजॉय किया जाता है, ये हमारे देश की खूबसूरती है, ताकत है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि फॉल्स नैरेटिव को यहाँ भी खूब जमकर परोसा गया, आगे बढ़ाया गया है। सामान्य दिनों में अगर इस पर नज़र रखी जाती तो हो सकता है कि बहुत लोगों को उसी समय नैप कर लिया गया होता, लेकिन ये भी एक चिंता का विषय है कि फिर ये कहा जाता कि देखिए पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, बंदिशें लगाई जा रही हैं। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, मैं अपने जीवन काल में बहुत लकी था कि मेरे को 2 बार ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को इंटरोगेट करने का मौका मिला, जो कि हमारे एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट के आगे पीछे घूम रहे थे। होता ये है कि ज्यादातर केसेस में वो संदिग्ध व्यक्ति जो है वो अपने को इनोसेंट बोलता है। वो ऐसे कहता है कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं मैं क्या कर रहा था, या वो ऐसे करता है जैसे कि वो थोड़ा मंद बुद्धि हो। अब ज्योति मल्होत्रा वाला जो केस है, इसमें जाहिर बात है कि मामला अभी शुरुआती दौर में है। 34 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि केस जब चार्जशीट जब फाइनली बनेगा तो देखना पड़ेगा कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई गई हैं। धाराएं अलग अलग तरह की होती हैं, कुछ ज्यादा सख्त होती हैं, कुछ कम सख्त होती हैं, लेकिन आप जितनी ज्यादा सख्त धारा लगाएंगे आपको एविडेंस भी उतना ही मजबूत देना पड़ता है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से बताता हूं कि उनको बड़े अच्छे वकील मिल जाएंगे, जो कि ऐसे सब जगह होता है। काफी सारी एनजीओज हैं जो कि सामने आकर मदद करती हैं, बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट एडवोकेट सामने आ जाते हैं। तो उनकी जो डिफेंस है, मैं प्रोसिक्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो उनके जो डिफेंस लॉयर्स हैं वो शुरुआती दौर में ऐसे कह देते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान गया है तो इसमें क्या गलती है, पाकिस्तान तो हजारों लोग जाते हैं, पाकिस्तान गए हैं तो वीजा बनाकर गए हैं, पासपोर्ट बनाकर गए हैं, तो भारत सरकार तो पहले से ही मालूम था। फिर डिफेंस लॉयर ऐसे कह देते हैं कि चलो वो मरियम नवाज से मिली तो इसमें क्या गलती है, मरियम नवाज से तो कितने इंडियन सिटीजन मिलते हैं, भारत के शायद पॉलिटिशियंस और कूटनीतिज्ञ जब जाते हैं तो शायद उनसे मिलते होंगे। फिर वो कह देंगे कि वो पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी, तो डिफेंस लॉयर ऐसे बोलता है उसमें क्या बड़ी बात है, पाकिस्तान की तारीफ तो सारे खुलेआम यूट्यूब पर कर रही थी एज एन इन्फ्लुएंसर, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट कहाँ है। तो ये केस बहुत पेचीदा बन जाते हैं। देखिए होता ऐसे है कि जैसे जब तक कि अगर पाकिस्तान वो गई थी तो वो तो संज्ञान में भारत सरकार का था, विदेश मंत्रालय के रडार पर, हरियाणा पुलिस के रडार में पिछले 1 साल 6 महीने से थी। तो फिर उनको पाकिस्तान का वीजा किसने दिया? लास्ट जब वो गई थी, डिफेंस लॉयर की बात करता हूं, वो उनको इस तरह से जिरहा करते हैं प्रोसिक्यूटर को कोर्ट में कि वो लास्ट पाकिस्तान में कब गई थी, इतने तारीख को। क्या उसके पहले हरियाणा पुलिस ने, पहले ही हरियाणा पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसने उन पर केस नजर नहीं रखी हुई थी? हाँ, तो फिर भारत सरकार ने उनको वीजा क्यों दिया पाकिस्तान जाने का? तो इस तरह से ज्यादातर केस में होता यह है कि सीबीआई कोर्ट में तो शक्ति बरती जाती है, लेकिन बाद में मामला जब हाई कोर्ट या ठीक कह रहे हैं आप ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये बात तो सही है कि इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ेगा, वो सब एक अलग एक मसला रहेगा, उस पर सबकी नजर भी रहेगी। लेकिन असली बात है बेनकाब होना, देश के सामने ये स्पष्ट होना कि आप देशद्रोह जैसी गतिविधियों में शामिल थे, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में सजा होती है। लेकिन डॉक्टर ओझा, क्या ये माना जा सकता है, यानी आप इस बात में भरोसा रखेंगे कि बहुत सारे लोगों को अंदाजा ही नहीं हो कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एसेट बन गए? ये बिल्कुल, जब ये एसेट्स का रिक्रूटमेंट होता है तो ये विलिंगली और अनविलिंगली दोनों तरीके से होता है। कुछ लोग
खुद ऑफर करते हैं अपनी सर्विसेज, जिनको डीप कवर एजेंट्स बोला जाता है। कुछ होते हैं जिनको पता नहीं रहता, लेकिन वो ऑलरेडी एक एसेट की तरह काम करने लगते हैं। उनको डायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, लेकिन उनका जो इन्फॉर्मेशन जो कवर पे कवर उनको रखा जाता है, जी। वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं चेन पे रहते हैं। तो उनको पता भी नहीं रहता है कि वो एज एन स्पाई काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर वर्किंग एज एन स्पाई। तो ये दोनों टैक्टिक्स होती है जिस तरीके से किया जाता है। तो माइट भी, अब ये सारी चीजें निर्भर करती है किस तरह की इंफॉर्मेशन वो पास कर रही थी, इंफॉर्मेशन का नेचर क्या था। अगर वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है विच इज डायरेक्टली जो कंसर्न करती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी से, आर्मर्ड फोर्सेस से हमारी करती है, या कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से करती है, तो डेफिनेटली शी इज एन स्पाई। और ये इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, ये बड़ा जैसे बताया था उन्होंने, आईबी ऑफिसर ने, बड़ा पेचीदा वाला सिस्टम होता है कि आदमी ना चाहते हुए भी, अब कई जगह जर्नलिस्ट को नोनली और अननोनली दे बिकम एन एसेट। अब आपको मैंने ट्रिप पे इनवाइट कर लिया पाकिस्तान में, आपको ट्रिप पे इनवाइट कर लिया चाइना में, डेलीगेशन के साथ आप गए, वहां पर आपको होस्ट किया, आपका नेटवर्क कल्टीवेट हुआ, आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए जो वहां नहीं बेस्ड है, लेकिन वहां के लिए एसेट काम कर रहे हैं, लेकिन दुबई में बेस्ड है। तो ये बड़ा मैश नेटवर्क होता है। लेकिन जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ये पास करनी, तो जो सिचुएशन चल रही थी इस समय, तो बहुत अलर्टनेस वाली चीजें थी इस समय। तो कोई भी यहाँ के, अब आप अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब से भी तो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फ्लो हो रही है ना, डायरेक्टली आप वहां पर भेज रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट ने मीडिया को काफी तरीके से स्ट्रिक्टली, आप प्रतिबंधित लोगों से बात कर रही थी, आप प्रतिबंधित जगहों पर जा रही थी, आप प्रतिबंधित कंटेंट को डाल रही थी, यही उस डेलिबरेशन को बताता है कि आप ये सारी चीजें जानबूझकर कर रही हैं। एब्सोल्युटली। तो ये मतलब अगर आप उसके जो पैरामीटर्स देखते हैं, जो अगर वो 10 में से 9 पैरामीटर्स को फुलफिल करती है, तो शी इज इन डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली स्पाई है, जो अपना यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन भेज रही थी वहां पर। लेकिन अब मैंने आपको ये भी बताया कि ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये कैसे संपर्क में आए, क्योंकि आप कई फोरम पे ऐसे जाते हैं जहां पर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन का बंदा भी अवेलेबल रहता है, वो वहां पर नेटवर्किंग अपना करता है। ये देखने वाली चीज है कि ये किस तरह से चीन और पाकिस्तान, जो हमारी दोनों एलाइड, मतलब जो एनिमी कंट्रीज हैं, उनके संपर्क में आप हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के एक अवांछित व्यक्ति से, जो हमारे यहाँ अवांछित घोषित कर दिया गया हो, पाकिस्तान भेज दिया, उससे संपर्क में बने रहना और उससे लंबे तार निकल कर आना, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है यूं ही नहीं हो गई, बहुत सारे तथ्य आए। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, फाइनल कमेंट संक्षेप में मैं चाहूंगा आपका कि कितना आप इसको खतरनाक मानते हैं कि ये लोग कितनी इंफॉर्मेशन या कितने महत्व की बातें दुश्मन देश को दे सकते हैं? प्रवीण जी, जो यूट्यूबर हैं ज्योति मल्होत्रा, इन्होंने किस तरह की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी होगी, ये आस्ते आस्ते सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंटरोगेशन एजेंसीज को अभी ये पता करना पड़ेगा कि इनके आगे लिंक कहाँ थे, चेन में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कौन थे और दाएं बाएं कौन थे। ज्योति मल्होत्रा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनसे जो चेन है, आगे की कार्रवाई करने वाले थे, उनको आस्ते आस्ते ट्रैक करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन देवनाथ। डॉक्टर ओझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े और आपने कई जानकारियां दी। तो भारत का सवाल में आज की महत्वपूर्ण बात ये रही, और आप भी ध्यान रखिए, आप किस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं इसका विशेष ध्यान रखिए। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।